Hello and welcome to Niroda UPSC. My name is Nikhil Patil and I will be your faculty for modern history session. So आज हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी की जर्नी में हिस्ट्री क्या रोल प्ले करता है। तो जैसे कि कहा जाता है कि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब हिस्ट्री को इतना बड़ा सब्जेक्ट और वास्ट सब्जेक्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि हिस्ट्री 5 कंपोनेंट से बन के मिला है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। अब इन कंपोनेंट में से सबसे बड़ा कंपोनेंट माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को कम से कम टाइम पीरियड में इसको कवर कैसे किया जा सकता है, कौन से मिनिमम रिसोर्सेस है जिसको यूटिलाइज करके हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं ताकि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स में हेल्पफुल रहे। तो जाइए आइए जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को आज कैसे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहला एजेंडा रहेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों माना जाता है। सेकंड टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सोर्सेस कौन कौन से पढ़े जाएं, क्या एक ऑप्टिमम और सबसे इफेक्टिव बुक लिस्ट होगी। उसके बाद में हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस यूपीएससी ने किस तरीके से डिफाइन किया गया है, दोनों प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि यूपीएससी ने जो पीवाईक्यूज पूछे उसके बेसिस पे हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और इन थीम्स को कैसे इफेक्टिवली प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए कवर करते हैं एक एक टॉपिक। तो सबसे पहले यूपीएससी में कोई भी सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना रिलेवेंट है, अगर ये जानना हो तो हमें सबसे पहले उनके पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना पड़ता है। यूपीएससी में जनरली कहा जाता है कि पीवाईक्यूज यूपीएससी में एक लाइट हाउस की तरह गाइड करते हैं। अगर आप समुद्र में तैर रहे और आपको रास्ता नहीं पता है तो ऐसा कहा जाता है कि आप समुद्र में भटक जाएंगे। उसी तरीके से अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन बिना पीवाईक्यू के एनालिसिस की जाए तो आप डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन करोगे और यूपीएससी में एक गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो यही पीवाईक्यू का जब हम एनालिसिस करते हैं उसके बाद में हमें पता चलता है कि मॉडर्न हिस्ट्री एक सिग्निफिकेंट वेटेज कवर करता है आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन में, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बस मेंस एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस में यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में से कितने क्वेश्चन पूछे। इससे हमें पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का रिलेवेंस और इंपॉर्टेंस कितना है। तो ऑन एन एवरेज जनरली यूपीएससी हर साल 7 से 8 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछता है। 7 से 8 क्वेश्चन मतलब लगभग 14 से 16 नंबर। अब अगर ठीक से इनको एनालाइज किया जाए तो 7 से 8 क्वेश्चंस में से 5 से 6 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में फंसते हैं। अगर आप ठीक से मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करके जा रहे हो, बेसिक सोर्सेस और एनसीईआरटीज कवर करके जा रहे हो, तो आप लगभग 10 से 12 नंबर इजीली वहां पे गेन कर सकते हो। अब अगर 75 नंबर्स का यूपीएससी का कट ऑफ जा रहा है उसमें आप 10 to 12 नंबर मतलब अराउंड 1/5 ऑफ द कट ऑफ मार्क्स सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री देने वाला है। आपको क्या करना है, बेसिक रेफरेंस बुक्स और एनसीईआरटी से प्रिपेयर करके जाना है। अगर ठीक से प्रिपेयर किया है तो एक सब्जेक्ट आपको 1/5 ऑफ द कट ऑफ नंबर देके जाने वाला है। ये शो करता है कि यूपीएससी एक कितना रेलिवेंट सब्जेक्ट है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। अब एक बार देख लेते हैं कि यूपीएससी ने हर साल यूपीएससी के पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, राइट। सो 2011 से अगर हम स्टार्ट करें तो 2011 में यूपीएससी ने पूछे 10 सवाल, 12 में 11 सवाल, 13 में 6, 14 में 5, 15 में 8, 16 में 6, 17 में 7, 2018 में यूपीएससी ने वापस से इस पर बढ़ाया 11 नंबर, एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ पोर्शन 2018 में पूछा गया था। फिर 2019 में 7, 20 में 9, 21 में 9, 22 में 4 और 23 में 3। तो ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ रहा है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। अब ये हो गया प्रीलिम्स की बात। अब हम जानते हैं कि मेंस में यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे पूछ रहा है, कितना वेटेज पूछ रहा है। अगर प्रीलिम्स में 7 से 8 क्वेश्चन मतलब 14 से 16 नंबर का वेटेज ले रहा है तो मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी हर साल 40 से 50 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है। अभी 40 से 50 नंबर GS1 के 250 नंबर में से 40 से 50 नंबर है, मतलब यहाँ पे भी अराउंड 1/5 ऑफ द GS1 का वेटेज यूपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लगभग अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ के जाओगे तो कि चांस ही नहीं आपका GS1 निकल पाए और मेंस निकल पाए, क्योंकि 50 नंबर इज अ बिग चंक इन ओवरऑल मेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो एक बार देखते हैं कि यूपीएससी ने ईयर वाइज कितना वेटेज रखा है। तो 2013 में यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री में मेंस में 3 क्वेश्चन पूछे जिसका वेटेज था 14 नंबर। 2014 में 30 नंबर का वेटेज था, 15 में 37.5, अगेन 37.5 16 प्रीलिम्स,
17 प्रीलिम्स से ये चंक काफी ज्यादा बड़ा और 65 नंबर्स तक पूछा उन्होंने। 18 में 40, 19 में 50 नंबर्स, 20 में 25 नंबर्स और 21 से लेकर 23 तक 40 नंबर्स का, मतलब ऑल ऑन एवरेज अगेन 40 to 50 नंबर। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अराउंड 14 to 16 नंबर, मेंस एग्जामिनेशन में अराउंड 50 से 40 नंबर। ये दर्शाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री एक सिग्निफिकेंट नंबर है और हमें मॉडर्न हिस्ट्री को एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ते हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करना और मेंस क्रैक करना बहुत दिक्कत हो सकती है हमें। तो आज हम जानेंगे कि इन प्रीलिम्स और मेंस में जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे उनको प्रिपेयर करना है, एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो आज हम उन सारी चीजों के लिए डिकोड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे हमने देखा कि यूपीएससी में वेटेज कितना था, अब ये वेटेज कवर कहाँ से करें। इतना जो यूपीएससी पूछ रहा है, इतना इंपॉर्टेंस है, इतना बड़ा सिलेबस है, कवर कहाँ से करना है। तो इसके लिए कुछ सोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है जिनको हम बुक लिस्ट कहते हैं। तो जनरली मार्केट में सोर्सेस के नाम पे दो तरीके के सोर्सेस है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एक सबसे पहला सोर्स है एनसीईआरटी और सेकंड से रेफरेंस बुक्स। अब जब एनसीईआरटी की बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जनरली हमारे पास तीन तरीके के एनसीईआरटी प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले है 8th क्लास की आवर पास्ट पार्ट 3। सेकेंड एनसीईआरटी है 12th क्लास की थीम्स की एनसीईआरटी है, उसका भी पार्ट 3। और एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है बिपिन चंद्रा की क्लास 12th की। मतलब एनसीईआरटी को हम अगर दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक ओल्ड एनसीईआरटी हमारे पास और एक न्यू एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी में दो है, एक 8th क्लास की और एक 12th क्लास की एनसीईआरटी अवेलेबल है हमारे पास। और ओल्ड में 12th क्लास की बिपिन चंद्रा। अब सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर करने के लिए तीन तीन एनसीईआरटीज पढ़ना कितना फिजिबल है ये देख लेते हैं। जनरली हम कोई भी एक रेफरेंस बुक जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी के साथ में, वो रेफरेंस बुक हमेशा इस ओल्ड एनसीईआरटी का मेजर कंटेंट उसमें कवर होता है। क्योंकि बुक्स जब लिखी गई थी, रेफरेंस बुक आपकी सिविल सर्विसेज के लिए किसी भी राइटर द्वारा, उस टाइम में मेजरली ओल्ड एनसीईआरटीज डोमिनेट कर रही थी यूपीएससी में। तो उन्होंने क्या किया, वो रेफरेंस बुक बनाने के लिए ओल्ड एनसीईआरटी को अपना बेस बनाया और उसके ऊपर अपना एडवांस कंटेंट बिल्ड किया। लेकिन दिक्कत है इन रेफरेंस बुक के साथ में कि जब नई एनसीईआरटी ने लॉन्च की, उनका कंटेंट उनमें लैक करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप लोग जब पढ़ रहे हो तो मेजर फोकस अपना नई एनसीईआरटी पे रखिए और एक साथ में रेफरेंस बुक पढ़िए, क्योंकि रेफरेंस बुक में ऑलरेडी आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी का कंटेंट है ऑलरेडी कवर है वहां पे। तो आप एक नई एनसीईआरटी जो 12th क्लास की पार्ट 3 है और 8th क्लास की पार्ट 3 थीम्स की एनसीईआरटी, आप सबसे ज्यादा फोकस वहां रखिए। और बिपिन चंद्रा को आप स्किप कर सकते हैं, क्यों, इनका कंटेंट ऑलरेडी रेफरेंस बुक में कवर होने वाला है। तो हो गए, पहले तो पार्ट हो गया एनसीईआरटीज का। सेकेंड है रेफरेंस बुक्स का। अब मार्केट में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 3 रेफरेंस बुक अवेलेबल है। सबसे पहली और सबसे फेमस बुक है स्पेक्ट्रम, जो राजीव अय्यर सर ने लिखी है। सेकेंड है बिपिन चंद्रा, जो कि ओल्ड बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी 12th क्लास की, उसका बिल्डअप है, उसके ऊपर एडवांस लेवल पे लिखी गई है एग्जाम। और थर्ड है शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम क्लास सी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। जनरली ये बुक ऑप्शनल वाले बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर कभी कभी कोई कोचिंग क्लासेस में ये बुक्स का भी कंटेंट यूज किया जाता है। यूपीएससी कभी कभार एक रैंडम क्वेश्चन पूछती है जो यहाँ से आते हैं। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर पूछा जाए इन तीनों बुक्स में से, सबसे बेस्ट ऑप्शन मार्केट में कहा जाता है कि स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटीज हमारी बिपिन चंद्रा, उसका मेजोरिटी कंटेंट इसमें कवर है, प्लस जो यूपीएससी एडवांस कंटेंट पूछती है, क्योंकि सारी चीजें एनसीईआरटी कवर नहीं कर सकती ना, तो ये स्पेक्ट्रम जनरली कवर कर देता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप एक एनसीईआरटी पढ़ें 12th क्लास एंड 8th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, प्लस एक रेफरेंस बुक स्पेक्ट्रम। ये कॉम्बिनेशन है जो आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन देगा हिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए। ये कॉम्बिनेशन कब वर्क करना है, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। लेकिन अगर आप नीरोदा यूपीएससी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो और यहाँ पे अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्टिमम सोर्स क्या होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप क्लासेस के साथ में न्यू एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, प्लस जो हम क्लास में डिक्टेट करेंगे क्लास नोट्स, आप उन पे टोटली रिलाई कीजिए। क्योंकि जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर करूंगा तो क्लास नोट्स में इंश्योर करूंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी प्लस जो जितने रेफरेंस बुक्स है उनका सबसे बेस्ट पॉसिबल कंटेंट उसमें डालो, प्लस नीरोदा यूपीएससी इंस्टीट्यूट आपको हिस्ट्री के हैंडआउट्स प्रोवाइड करेगा। तो ये तीनों चीजें मिला के आपका एक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर होने वाला है।
तो आपको कोई रेफरेंस बुक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बस आप फोकस कीजिएगा थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पे और क्लास नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आपने देखा कि पीवाईक्यू का एनालिसिस देख लिया हमने अभी भी, उसके बाद में पीवाईक्यू के एनालिसिस के बाद जो जितना सिलेबस है वो कहाँ से कवर करना है ये देख लिया। अब देख लेते कि यूपीएससी ने हिस्ट्री के लिए सिलेबस कैसे डिफाइन किया है। तो जनरली कहा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस और पूरा हिस्ट्री का सिलेबस यूपीएससी ने बहुत वेग तरीके से कवर किया है, इसलिए कहते हैं कि अ वेग गाइड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखें मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें सिर्फ एक लाइन मेंशन की हिस्ट्री ने और यूपीएससी ने, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये एक लाइन जनरली जब कहते हैं हम, इसमें बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है। ये स्टार्ट होती है लगभग ब्रिटिश जब आते हैं इंडिया में और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तब की बात करता है, और सिर्फ वन लाइन में। इसमें कोई माइक्रो टॉपिक्स ने यूपीएससी मेंशन नहीं किए, ना पता है कि कौन सा टॉपिक कितने डेप्थ में प्रिपेयर करना है। तो प्रीलिम्स का एक वेग सिलेबस इन्होंने प्रोवाइड किया है, और मेंस में भी उसी तरीके से दो लाइंस में इन्होंने सिलेबस मेंशन करके रख दिया है। मेंस में इन्होंने कहा है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 750 एडी से लेके अंटिल द प्रेजेंट डे, प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। सेकेंड हेडिंग बोलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अभी दो लाइन का सिलेबस यूपीएससी की जर्नी में एक बहुत ज्यादा वेग गाइड प्रोवाइड करता है। हमें ठीक से पता नहीं होता है कि हमें प्रिपेयर करना क्या और कितने क्या क्या करना है, कितने डेप्थ में करना है। तो अगर हम यूपीएससी का पीवाईक्यू का एनालिसिस ठीक से करें तो हमें पता चलता है कि ये दो लाइंस और जो प्रीलिम्स में एक लाइन देख रही है सिलेबस में, उनमें कुछ मेजर थीम्स है जो यूपीएससी ने पीवाईक्यू से मुझे पूछी है। तो हम ट्राई करेंगे कि पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चंस पूछे गए उनको डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पे सेग्रीगेट करेंगे और उन सेग्रीगेशन के बेसिस पे एक मेजर मेजर थीम्स प्रिपेयर करेंगे। अब मैंने जनरली जितना आपके लिए एनालिसिस किया है पीवाईक्यू का, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जब एनालिसिस किया, मुझे पता चला कि मॉडर्न हिस्ट्री में 10 मेजर थीम्स है जहां यूपीएससी कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो 10 मेजर थीम्स पूरा यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस कवर करवा देता है, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स प्लस मेंस एग्जामिनेशन। तो अभी हम देखेंगे कि इस सिलेबस के बेसिस पे हमने जो 10 थीम्स आइडेंटिफाई किए वो कौन कौन सी है, प्लस उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है और वो रेलिवेंट क्यों है। यूपीएससी ने इसके ऊपर कभी पीवाईक्यू पूछे क्या, और पूछे तो क्या पूछे, और पूछे तो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछ रहा है या मेंस में भी पूछ रहा है। तो हम ट्राई करेंगे कि उसका इन डेप्थ एनालिसिस, हर एक थीम का एक इन डेप्थ एनालिसिस, टॉपिक प्लस उसके सब टॉपिक जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि यूपीएससी की इंपॉर्टेंट थीम्स कौन कौन सी जो हमने पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे आइडेंटिफाई की है। चलो, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट थीम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड प्रोविंशियल किंगडम्स। अब इस थीम में मेजरली हम क्या क्या कवर करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस थीम को डिवाइड करेंगे तो हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड सेकंड विल बी प्रोविंशियल किंगडम्स। सो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में मेजरली जो कॉलोनियल पावर्स इंडिया में आई थी, जैसे कि पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, जब ये पावर्स इंडिया में आई इन्होंने कुछ अपनी, अब इनके ऊपर यूपीएससी कहाँ का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इन्होंने जो फैक्ट्री सेटअप की, उन फैक्ट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। सेकंड, इनका एक्सपांशन, जब इनकी फैक्ट्री सेटअप हो गई ये अपने एक्सपांशन की तरफ बढ़ रहे थे, तो एक्सपांशन की दौड़ में इन लोगों ने जो डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स लड़े, वॉर्स में भी हम दो तरीके के वॉर्स देखेंगे, एक जो इन्होंने खुद में लड़े, मतलब जैसे एंग्लो फ्रेंच वॉर हो गया या एंग्लो कार्नेटिक जिनको नाम बोला जाता है, जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़े गए थे, और दूसरे वॉर्स जो इन्होंने इंडियन रूलर्स के साथ में लड़े, जिनमें हम देखेंगे एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो पंजाब या सिख वॉर जिनको कहते हैं हम। फिर यहां पे देखेंगे एंग्लो पंजाब, मैसूर, सिंध, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, ये डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स थे जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स के साथ में लड़े उनका एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन करने के लिए। अब यहाँ पे जब हम ये बैटल सारी कवर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल्स इस टाइम पीरियड में इन बैटल्स में पार्टिसिपेट किए थे, साथ ही में डिफरेंट डिफरेंट ट्रिटीज जो साइन हुई थी इन बैटल्स के लिए। ये सारी चीजें हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ये सारी चीजें कवर करने के बाद
हम सेकंड इसमें जो मेजर थीम है जो है प्रोविंशियल किंगडम्स। अब इसमें हम देखेंगे कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंशियल किंगडम्स का राइज होता है। क्यों? क्योंकि मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन पे हो जाती है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी डिक्लाइन हो जाती है, तो उसके बाद में कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स का जन्म होता है। जैसे कि सबसे पहले मराठास, सेकंड बंगाल किंगडम अलग निकलता है, एक है अवध, एक था हैदराबाद, मैसूर, मैसूर में हम हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। मराठास में मेजरली हम पेशवास को कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी पहली थीम है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड प्रोविंशियल किंगडम्स। अब देखते हैं कि इस थीम के ऊपर यूपीएससी ने कभी पीएससी में क्वेश्चन पूछे क्या, क्योंकि अगर हम थीम आइडेंटिफाई कर रहे, ये थीम आइडेंटिफाई हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे की हमेशा से, अब पीवाईक्यू के बेसिस पे की तो यूपीएससी ने इस पे पीवाईक्यू हमेशा पूछे हुए नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूपीएससी ने पूछ रखा है। अब ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों यहाँ पे क्वेश्चन देके रखे मैंने, तो एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन की थीम क्या है, थीम के बेसिस हम देखेंगे। तो यूपीएससी ने 2021 प्रीलिम्स से ये क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें उन्होंने पूछा था कि हैदराबाद स्टेट के बारे में कि निजाम ऑफ आर्कोट एमज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। फिर उन्होंने सेकंड पूछा था कि मैसूर किंगडम एमज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। थर्ड पूछा था रोहिलखंड किंगडम एमज आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय दुर्रानी किंगडम। यहाँ पे यूपीएससी स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि कौन सा प्रोविंशियल किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब कौन से एम्पायर से एमज आउट हुआ। इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था 2022 प्रीलिम्स में कि डच ने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ सेटअप की थी। सेकंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ सेटअप की थी, मद्रास में सेटअप की थी, ऐसा लिखा है वहां पे, राइट। तो जब हमने देखा था फैक्ट्रीज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोविंशियल किंगडम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे 2021 में एक और क्वेश्चन ब्रिटिश इंडिया कंपनी के फैक्ट्रीज के ऊपर आया था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में ब्रिटिश ने कहाँ फैक्ट्री सेटअप की गई थी। तो जितने हमने थीम आइडेंटिफाई किए और उनके माइक्रो टॉपिक आइडेंटिफाई किए उसके बेसिस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ के रखे हैं, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी। मेंस में उन्होंने पूछा है कि व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स win consistently against the most numerous and better equipped armies of Indian rulers। प्रोविंशियल किंगडम्स में जब हम देखेंगे कि वीक अथॉरिटी होने के बाद जब डिफरेंट डायनेस्टीज राइज होती है, वो सारी जो मराठा आर्मी, मैसूर आर्मी, ये सारी ब्रिटिश से हारी। क्यों? लेकिन ब्रिटिश के बाद आर्मी छोटी थी फिर भी ब्रिटिश जीते, सुपीरियरिटी ऑफ लीडरशिप कहा जाता है जनरली। तो उनके वहां पे रीजन्स देखेंगे, साथ में वो टॉपिक, मतलब प्रोविंशियल किंगडम्स और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये थीम, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्लैरिफाई हाउ डिड द मिड 18th सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ फ्रैगमेंटेड पॉलिटी। अगेन प्रोविंशियल किंगडम्स की थीम पे से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि फ्रैगमेंटेड पॉलिटी क्यों थी 18th सेंचुरी में। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब जब मुगल एम्पायर, मुगल सोवरेनिटी वीक हुई जा रही थी, उसके बाद में जो राइज ऑफ प्रोविंशियल किंगडम्स हुए उन्होंने कैसे चैलेंजेस पोज किए मुगल सोवरेनिटी को, ठीक है। तो ये पहली थीम थी। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट थीम जो हमने आइडेंटिफाई की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो है पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मेजरली हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, सेकंड पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, फोर्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ, एंड लास्ट फेमाइन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब जब हम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट देखेंगे, इस टाइम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो 4 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे इतारेदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, सेकंड परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने जो इंट्रोड्यूस किया था, फिर रैयतवारी सेटलमेंट थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, लास्ट महलवारी सेटलमेंट जो हॉल्ट मैगजीन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब प्रीलिम्स में
इन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स में मेजरली इनके साथ पर्सनैलिटीज कौन एसोसिएट थे वो इनके फीचर्स पे क्वेश्चन आता है। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में इन चारों सेटलमेंट्स के इम्पैक्ट के ओवरऑल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स का इम्पैक्ट क्या था, या तो पर्टिकुलर किसी सेटलमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा प्रेजेंटरी पे, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। सेकेंड पॉलिसी उसकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जब ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाई, उसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज पे कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट आया, और जो इंडस्ट्रीज इंडिया में ऑलरेडी डेवलप थी वो कैसे खत्म होके एक इंडिया जो इंडस्ट्रियलाइज था वो धीरे धीरे रूरल एरियाज में अपने वापस जाने लगा, जिसको हम रूरलाइजेशन के प्रोसेस बोलते हैं, उसको समझेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, मेजर डेवलपमेंट था ब्रिटिश के टाइम पे, तो रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश ने क्या क्या पॉलिसीज लाई थी, गारंटी सिस्टम क्या थी, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ, कैसे इंडिया ने प्लंडर किया, उसके बारे में इंडियन क्रिटिक्स, इकोनॉमिक क्रिटिक्स जैसे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने क्या कहा, इंडिया में कैसा प्लंडर की प्रोसेस हुई, सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट में फेमाइन पॉलिसी, ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया में बहुत सारी फेमाइंस आई थी, मेजर फेमाइंस बंगाल फेमाइन, लाइक बंगाल फेमाइन जैसे आई थी। अब इन फेमाइंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस बनाए थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशंस दिए थे, जैसे स्ट्रेची कमीशन। अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए थे, मेजरली यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है फेमाइन पे, मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछते कि ब्रिटिश टाइम पे फेमाइन के मेजर रीजन्स क्या थे, और उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहां पे मेजर क्वेश्चंस आएंगे, तो हम सारी चीजें वहां पे कवर करेंगे। जो सेकंड थीम है मेजरली इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, अब यूपीएससी ने यहाँ पे उन्होंने प्रीलिम्स में पूछा कि व्हाट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद द रैयतवाड़ी सेटलमेंट, बेसिक क्वेश्चन पूछा। इसका आंसर अगर जब हम मॉडल्स पढ़ते हैं तो देखते कि जो हमने 4 सेटलमेंट देखी थी, तारेदारी, रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी, उनके साथ पर्सनैलिटी एसोसिएट पे क्वेश्चन आने वाला था, जो कि यूपीएससी ने 2017 प्रीलिम्स से पूछा। फिर 2018 प्रीलिम्स से यूपीएससी ने पूछा इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज, तो इसका आंसर था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगेन इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर जो इंपैक्ट रहा उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी ने मेंस में पूछा कि examine how decline of traditional artisanal industry in colonial in India crippled the rural economy. Again, negative impact of economic policies of British India. Next, examine critically the various facets of economic policies of British East India Company from middle 18th century till independence. different जो policies लाई थी, हमने देखा कि लैंड रेवेन्यू, पेमेंट पॉलिसी, रेलवे डेवलपमेंट, उन सारी को जो डिस्कस करना था यहाँ पे, उनके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट थीम थी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है रिवोल्ट्स एंड रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब इसको अगर दो पार्ट से बांटे तो पहला है रिवोल्ट्स एंड सेकंड विल बी रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। रिवोल्ट्स में हम मेजरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवोल्ट्स कवर करेंगे। हमें इसमें पढ़ना होता है कि कौन कौन से ट्राइबल एंड सिविल रिवोल्ट्स ब्रिटिश के टाइम पे हुए थे, ये पहला था। सेकंड 1857 के रिवोल्ट के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है मेजरली। थर्ड हमें डिफरेंट पीजेंट रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब ट्राइबल रिवोल्ट्स पे मेजरली हम सारे रिवोल्ट्स पे फोकस ना करते, अगर मेजर रिवोल्ट्स पे फोकस करें जो यूपीएससी पूछता है, जैसे संथल रिवोल्ट हो गया, मुंडा रिविलियन, इन पे अगर ठीक से फोकस किया जाए, हो, कोल, ठीक है, ये कुछ मेजर रिवर्स है। हम एक एक करके सारे रिवर्स के बारे में जानेंगे, क्यों हुए, इनका नेचर क्या था, इनका इम्पैक्ट कैसे हुआ। प्रीलिम्स में मेजरली इनके पर्सनालिटीज एसोसिएटेड और मेजरली इनके क्या फीचर्स थे उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। मेंस में इन ट्राइबल रिवर्स का नेचर कैसा था, ये कितने सक्सेसफुल रहे, इनके फेलियर्स कहाँ पे आए, इन सारे के ऊपर क्वेश्चन आता है। वैसे अगर सेकंड इंपॉर्टेंट रिवोल्ट माना जाता, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट माना जाता है कि 1857 का द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसमें हम प्रिपेयर करते हैं कि इसका नेचर कैसा था, इसके आउटकम्स क्या है, इसके पर्सनैलिटीज कौन कौन से एसोसिएटेड थी, मेजर सेंटर्स कौन कौन से थे। एक होलिस्टिक वे में 1857 के रिवोल्ट को कवर करेंगे, ताकि इसमें अगर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में भी क्वेश्चन आता है तो टैकल कर सके। लास्ट हम इसमें देखेंगे रिवोल्ट्स में पीजेंट रिवोल्ट्स लाइक इंडिगो रिवोल्ट, पबना रिवोल्ट,
डेक्कन एग्रीकल्चर रिवोल्ट, ये सारी चीजें प्रेजेंट रिवोल्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, रिवोल्ट्स के बाद में रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब रिवोल्यूशनरी टेररिज्म में हम दो तरीके से इनको देखेंगे, एक जो एक्टिविटीज इंडिया में हुई और एक एक्टिविटीज जो अब्रॉड, इंडिया के बाहर अब्रॉड हुई। इंडिया में मेजरली हम रीजन वाइज इनको अगर प्रिपेयर करें तो कैसे हो सकता है, सबसे पहले जो एक्टिविटीज बंगाल में चल रही थी, बंगाल में जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म की एक्टिविटीज चल रही थी, एक पंजाब में जो चल रही थी, एक महाराष्ट्र में चल रही थी, कुछ दिल्ली साइड में थी, राइट। अब बंगाल में अनुशीलन समिति, फिर आगे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे सूर्या सेन अपनी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी लाते हैं, राइट। पंजाब में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो आगे जाके भगत सिंह का नाम कन्वर्ट करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर देते हैं। महाराष्ट्र में वीडी सावरकर एक प्रोमिनेंट लीडर थे। दिल्ली में हम देखते हैं कि दिल्ली कंस्पायरेसी केस होता है। अब्रोड में अगर हम बात करें, सबसे मेजर अब्रोड रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म की एक्टिविटी में हम देखेंगे गदर मूवमेंट, राइट। तो यूपीएससी जनरली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब क्वेश्चन पूछता है तो इनके साथ कौन कौन सी पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड है वहां पे मेजरली इनका फोकस रहता है। और मेंस में अगर इनको क्वेश्चन पूछना है तो इन रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म के फैक्टर्स क्या थे, क्यों इनका जन्म हुआ, इनका आउटकम कैसा रखा, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनके वर्किंग एजेंडा क्या था, ये कैसे नॉर्मल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज से अलग चल रहे थे, तो ये सारी चीजें मेंस में पूछेंगे। और यूपीएससी ने इनके ऊपर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे। प्रीलिम्स में यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट टिमुल्ट, ये टर्म कौन से रिवोल्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो बेसिकली यूपीएससी ने उस साल बिरसा मुंडा के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। अब देखो, यूपीएससी ने बिरसा मुंडा देखा, मतलब हमने देखा था कि ट्राइबल रिवोल्ट्स में मुंडा का नाम देखा था। वैसे ही यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट का नाम भी देख रखा है, पीजन मूवमेंट है। मप्पिला अगेन एक पीजन मूवमेंट है, एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये सारे रिवोल्ट्स हमें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड 2018 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने संथाल अपराइजिंग पे क्वेश्चन पूछा। अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब इसमें उन्होंने पूछा कि एक टेरिटरी कॉल्ड संथाल परगना वाज क्रिएटेड। अब बेसिक फीचर्स है उसके, जो अपराइजिंग होने के जो सप्रेस है उसके आउटकम्स क्या निकल के आए, उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। एक और क्वेश्चन पूछा उन्होंने 2022 प्रीलिम्स में गदर पार्टी के ऊपर। गदर पार्टी में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड थी। तो बेसिकली पर्सनैलिटीज और बेसिक फीचर्स जो आउटकम निकल के आए उनके ऊपर यूपीएससी मेजरली प्रीलिम्स में फोकस कर रहा है, रिवोल्ट्स और रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म के चैप्टर में। यूपीएससी स्पेसिफिकली इस थीम पे और मेंस में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछती है, जैसे कि 1857 के रिवोल्ट के ऊपर। द 1857 अपराइजिंग वाज द कल्मिनेशन ऑफ रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियंस। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में कंबाइन किया कि जो रिवोल्ट्स और रिबेलियंस चल रहे थे वो आगे जाके कैसे 1857 के रिवोल्ट में कल्मिनेट हुए। तो मेजर थीम थी कि रिवोल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, उनका इम्पैक्ट क्या रहा, ये सारी चीजें यहाँ पे यूपीएससी ने पूछी है और वो हम बहुत डिटेल में आगे जाके कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। तो इसमें सबसे मेजर डेवलपमेंट्स आते हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट्स, सेकंड प्रेस रिलेटेड डेवलपमेंट्स, थर्ड सिविल सर्विसेज में क्या डेवलपमेंट्स आए, जुडिशरी में क्या डेवलपमेंट्स हुई। सबसे ज्यादा फोकस यूपीएससी डेवलपमेंट्स में प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में एजुकेशन फील्ड पे करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, उसके बाद में एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी यहाँ पे देखेंगे, उनके बीच में क्या डिबेट चल रही थी। उसके बाद हम देखेंगे चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 आता है, इसी टाइम पे मैकॉले का मिनट आता है, मैकॉले मिनट आता है। इस मैकॉले मिनट के फीचर्स क्या थे। उसके बाद हम देखेंगे कि वुड्स डिस्पैच जिसके ऊपर यूपीएससी ने 2018 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच में हम देखेंगे कि हंटर कमेटी आई थी,
हंटर कमेटी के बाद में फर्दर डेवलपमेंट्स। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है, इसके बेसिक फीचर्स अलग अलग क्या हो गए। तो प्रीलिम्स के लिए इनके डिफरेंट फीचर्स और मेंस के लिए इनकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी के साथ में इनका एनालिसिस क्या निकल के आया कि इन डेवलपमेंट्स का इंडियन नेशनलिज्म पे आगे जाके कैसे इंपैक्ट रहा, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा। तो ये मेंस के लिए काम का है। वैसे प्रेस के लिए डिफरेंट जो प्रेस रिलेटेड एक्ट्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन ने लाया था, इसको ब्लैक एक्ट या गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसके फीचर्स क्या थे, डिफरेंट प्रेस रिलेटेड रेगुलेशंस के एक्ट्स के, किन गवर्नर जनरल्स ने इनको लाया था, उनके इम्पैक्ट्स क्या रहे। वैसे सिविल सर्विसेज रिलेटेड डेवलपमेंट्स, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 में पहली बार बोला गया था कि सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन हो नहीं पाया था। फिर फाइनली चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 में इंडिया में सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 आता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि डिफरेंट कमीशन बनाए जाते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे एथिक्सन कमीशन आया था। उसके बाद में आइलिंगटन कमीशन, फिर ली कमीशन। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इन डिफरेंट कमीशन और एक्ट्स के फीचर्स जो सिविल सर्विसेज रिलेटेड है वो हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा काम के हेल्पफुल होते हैं, और इसके ऊपर यूपीएससी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछती भी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, लास्ट में जुडिशरी में डिफरेंट गवर्नर जनरल्स ने जुडिशरी में क्या डेवलपमेंट्स लाए, कैसे कैसे उनके चेंजेस किए जुडिशरी स्ट्रक्चर को पूरे उनके ब्रिटिश रूल के टाइम पे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्नवालिस कोड, जो कि कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। ये बेस्ड था पॉलिसी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू की, राइट। तो सारे डेवलपमेंट्स पे हम मेजर डेवलपमेंट्स प्लस उनके बीच में क्या था वो सारा इन डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, अब इस थीम के ऊपर यूपीएससी ने कुछ पीवाईक्यूज पूछे, जैसे कि यूपीएससी ने 2020 में पूछा कि वेलेस्ली एस्टैब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। अब बेसिकली फोर्ट विलियम कॉलेज हम जब सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट देखेंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट उनके ट्रेनिंग के लिए किया गया था, राइट। फिर से यूपीएससी ने 2018 प्रीलिम्स से एजुकेशनल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा कि संस्कृत कॉलेज एट बनारस किसने एस्टैब्लिश किया, कलकत्ता मद्रासा किसने एस्टैब्लिश किया, फोर्ट विलियम कॉलेज जो आके 2020 में वापस से रिपीट हुआ था क्वेश्चन, वो एस्टैब्लिशमेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज ने किया था, तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स से उसको पूछा। फिर वापस से 2018 में सेम ईयर में यूपीएससी ने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट किए थे एजुकेशनल डेवलपमेंट्स में, राइट। वहां पे पूछा गया था कि एजुकेशनल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 जैसे हमने अभी क्रोनोलॉजी में देखा था, फिर जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1813 और एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। तो ये सारी चीजें बेसिक क्रोनोलॉजी और डिफरेंट फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे एजुकेशन, प्रेस, जुडिशरी और सिविल सर्विसेज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए हम वहां पे कवर करेंगे। प्रीलिम्स के लिए बेसिकली उनके फैक्ट्स या फीचर्स काम के होते हैं, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए उनका एनालिसिस, उनका इंपैक्ट क्या रहा है ओवरऑल इंडिया और इंडियन नेशनलिज्म के, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज। ठीक है, अब ब्रिटिश एरा में बहुत सारे गवर्नर जनरल्स आ गए, तो हमें लगभग सारे गवर्नर जनरल्स कवर नहीं करने होते या वाइसरॉयज सारे कवर नहीं करने होते। हमें मेजर जो गवर्नर जनरल्स आए जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, उनके टाइम पे मेजर डेवलपमेंट्स हुए, उनको हमें याद रखना है हमेशा से। तो जैसे कि सबसे पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटिश के सबसे पहले गवर्नर थे। उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। वॉरेन हेस्टिंग के बाद में कॉर्नवालिस आए। कॉर्नवालिस के बाद में हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली आए, जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी दी थी। वेलेस्ली के बाद सबसे मेजर इंपॉर्टेंट उसके बाद में आते हैं लॉर्ड हास्टिंग टू, जिनके टाइम पे थर्ड मराठा वॉर लड़ा गया था 1816 में। उसके बाद में विलियम बेंटिक एक मेजर गवर्नर जनरल माने जाते हैं। विलियम बेंटिक के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी। उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है इनको। उनके बाद में लिटन, ये फेमस है अपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए। लिटन के बाद में वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड नटोरियस गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, जिनके टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया गया था। कर्जन के बाद में मेजरली हम इरविन को कवर करते हैं।
एंड लास्टली हम माउंट बैटन को कवर करते हैं। तो ये कुछ मेजर गवर्नर जनरल से इनके टाइम में डिफरेंट डिफरेंट जो डेवलपमेंट्स हुए, जैसे हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे देखेंगे, उन्होंने कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस किया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी, राइट। कॉर्नवालिस ने थर्ड मैसूर वॉर लड़ा था, उसमें जो ट्रीटी हुई थी। तो सारे गवर्नर जनरल उनके टाइम पे कौन से वॉर्स फॉट किए गए थे, कौन से ट्रीटीज हुई थी, कौन से मेजर डेवलपमेंट्स आए थे, वो सारी चीजें इनके टाइम पे कवर करेंगे। स्पेसिफिक जितने रेलेवेंट गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज थे सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। अगर सारे कवर करने बैठे तो इतना टाइम भी नहीं है, और जो उनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी नहीं है, और उतने याद भी नहीं थे हम लोग, ठीक है। तो मेजर इनको कवर करेंगे। अब इस थीम के ऊपर यूपीएससी ने मेंस से क्वेश्चन पूछा था कि इवैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। हमने देखा थी वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस गवर्नर जनरल इन लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने लाया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया था ताकि वर्नाक्युलर यूनिवर्सिटीज जो थी जिसमें नेशनलिज्म ग्रो था उनको कर्व करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें इनके टाइम पे हुई थी। इसलिए उनको उनके ऊपर एक क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन आया था, एक मेजर गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसमें बेसिकली हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए उसको पढ़ने होते हैं। तो अगर हम रिफॉर्म मूवमेंट्स को अलग अलग टाइप्स में बांटे तो इसमें सबसे पहले आते हैं कास्ट मूवमेंट्स, फिर वुमेन रिलेटेड मूवमेंट्स, एक होते टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स, कुछ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स थे उस टाइम पे, ठीक है। तो कास्ट मूवमेंट में जैसे हो गए कि सत्यशोधक समाज, अब इसके साथ पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड थे महात्मा ज्योतिबा फुले। वैसे मूवमेंट रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनैलिटीज एसोसिएट थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है वहाँ पे। तो मेजरली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, उनमें जो डिफरेंट मूवमेंट्स चली प्लस उनके साथ में जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएट थे उनका इंडेप्थ स्टडी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जैसे ज्योतिबा फुले हो गए, राजाराम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, इनका यहाँ पे इंडेप्थ स्टडी करेंगे। और यूपीएससी मेजरली इन जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी इनके फीचर्स के ऊपर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता है, और इनका इम्पैक्ट कैसा रहा है इंडियन कल्चर के ऊपर, इंडियन अवेकनिंग के ऊपर, इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, ये मेंस में मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रिफॉर्म मूवमेंट्स कितने सक्सेसफुल थी, कि क्या इनके ड्रॉबैक्स रहे, क्या इनके डिफरेंसेस रहे, इनके बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा कि अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इन तीन डिफरेंट सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के साथ में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड थी। तो सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट हुई उनके साथ कौन कौन सी पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड है उसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। 2015 या 2014 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने एक डिटेल क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मो समाज के ऊपर। फिर 2016 प्रीलिम्स में सत्यशोधक समाज क्या था उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। वैसे मेंस एग्जामिनेशन में 2021 मेंस में यूपीएससी ने पूछा कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल मूवमेंट एंड ब्रह्मो समाज। स्पेसिफिकली दो मूवमेंट जो बंगाल में फोकस थी उनके रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन इंडियन रेनेसां एंड इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, मतलब कि इंडियन में जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स आई उनका इंपैक्ट कैसा रहा, उन्होंने कैसे इंडियन नेशनलिज्म को अवेक किया, सिंपली उसका एनालिसिस या इंपैक्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे, राइट। तो एक मेजर थीम थी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम जो यूपीएससी में सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा यूपीएससी को अच्छी लगती है, कंटिन्यूसली वास्ते प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब मेजरली यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज पास किए थे वो आगे जाके कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में हेल्प करते, उनके फीचर्स क्या थे, उनका इम्पैक्ट क्या रहा। बेसिकली जितने सारे लॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे उनके जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स थे वो यूपीएससी मेजरली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछता है, और उनका क्या एनालिसिस रहा, क्या इम्पैक्ट रहा, वो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछता है। तो इससे बेसिकली हमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक जितने सारे मेजर डेवलपमेंट्स हुए वो पढ़ने हैं। जैसे 1773 के बाद में फिट्स इंडिया एक्ट,
ऑफ 1784। उसके बाद में 4 चार्टर्ड एक्ट आते हैं, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 एंड लास्ट चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। इसके बाद में आफ्टर 1857 रिवोल्ट एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858। अब 1858 के बाद में, रिवोल्ट के बाद में, इंडियन जनरल काउंसिल्स के एंट्री के लिए प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से इंडियन काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस करती है, इंडियन काउंसिल एक्ट। यहाँ पे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर 1892 का एक इंडियन काउंसिल एक्ट एंड फाइनली 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट नए एक्ट पास करती है, जिनको हमको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की सीरीज में सबसे पहला एक्ट आता है 1919 का एक्ट, जिसको हम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। फिर 1919 के बाद में 1935 का एक्ट आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है क्योंकि मेजरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 50% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया गया है। और लास्ट में हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1957। अब इन सारे मेजर एक्ट्स में से हमें इसके फीचर्स याद रखने होते हैं। जनरली ऐसा कहते हैं कि इन एक्ट्स के फीचर्स को रटना या याद करना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर हमने ठीक से ये एक्ट्स पढ़े तो हमें पता हो जाता है किस एक्ट में कौन सा फीचर है। अगर डेवलपमेंट्स ठीक से याद है, किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई है, तो धीरे धीरे फीचर्स बढ़ते जाते हैं और एडवांस फीचर आते जाते हैं। अगर हम उस हिसाब से हम देखें तो इनके फीचर्स याद करना मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली याद हो जाते हैं। और वो फीचर्स यूपीएससी जनरली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, हर साल एक या दो क्वेश्चन हर प्रीलिम्स में इन एक्ट्स के फीचर्स के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, और इनका जो इम्पैक्ट रहा इन फीचर्स का वो मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2018 प्रीलिम्स में पूछा कि फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द रेसिडेवरी पावर्स वर गिवन टू। बेसिक क्वेश्चन है जो 1995 के प्रीलिम्स से सीधा रिपीट किया यूपीएससी ने, कॉपी पेस्ट करके, इवन ऑप्शन भी नहीं चेंज किए थे, राइट। फिर यूपीएससी ने 2021 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा। अब एक क्वेश्चन में उन्होंने दो एक्ट पूछे, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब 1935 का एक्ट उन्होंने 2018 में भी पूछा और 2021 में भी पूछा, राइट। एंड 2022 प्रीलिम्स में फिर से उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पूछा। मतलब 2021 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, एक ही एक्ट 2 साल में 2 बार रिपीट हुआ है, राइट। तो मेजरली एक्ट्स और उनके फीचर्स हमेशा रिपीट होने वाले। तो हम करेंगे कि मेजरली इनके एक्ट्स के फीचर्स कैसे याद हुए हैं, कैसे इनके डेवलपमेंट्स को ठीक से याद कर सके जाके प्रीलिम्स में आपको इजी हो। वैसे इन एक्ट्स के ऊपर यूपीएससी ने मेंस पे भी क्वेश्चन पूछा है। इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट हिज हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया for independent India in just 3 years, but for the experience gained with the government of India Act 1935। सिंपली पूछना चाह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जो सबसे टफ काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, वो कैसे इजी कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। मेजरली सारे फीचर्स वहां से उठाए गए। एक ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो उसका सिग्निफिकेंस वहां पे पुट करना था बेसिकली आपको। अगर आपने फीचर्स ठीक से पढ़े, उनको समझाए, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते। तो एक मेजर थीम थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, और उसके बीच में सारे जो क्रोनोलॉजिकल उनके एक्ट्स आए थे, उनके फीचर्स, उनका एनालिसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है प्री गांधीयन एरा। अब मेजरली हमें इसमें आफ्टर द 1857 के रिवोल्ट के बाद में जो मेजर डेवलपमेंट चालू हुई, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, प्री कांग्रेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद में आईएनसी, जब 1885 में आईएनसी बन जाती है, उसके बारे में डिटेल पढ़ना पड़ता है। अब आईएनसी बनने के बाद में इनिशियल फेज हम देखते हैं कि मॉडरेट्स, जो इनिशियल कांग्रेस के लीडर्स होते हैं, उनको मॉडरेट्स नाम दिया जाता है। तो मॉडरेट्स के डिफरेंट प्रोपोगेंडा क्या थे, उनका वर्किंग एजेंडा क्या था, कौन कौन मॉडरेट लीडर्स थे, ठीक है, उनके नाम भी हम याद उससे पता करेंगे, उनकी क्या डिफरेंट वर्क्स रहे, उनके अचीवमेंट्स क्या रहे।
यूपीसी मेंस एग्जामिनेशन में इनके अचीवमेंट्स और इनके फेलियर पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मॉडरेट फेज के बाद में हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है। अब मॉडरेट्स के फेलियर के रीजंस के जब एक्सट्रीमिस्ट का राइज होता है तो इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, इनकी आइडियोलॉजी कैसे मॉडरेट से डिफर कर रही थी, इन्होंने कौन कौन से अपने एजेंडाज, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, इनके टाइम पे कौन से मेजर डेवलपमेंट्स हुए। जैसे कि हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट फेज के टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई थी 1905, इसी के टाइम पे सूरत स्प्लिट हुआ था, और इन्हीं के टाइम पे 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया था। ये मेजर डेवलपमेंट्स थे एक्सट्रीमिस्ट फेज के टाइम पे। तो बेसिकली प्री कांग्रेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो आगे जाके एक बन के इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएंगे, फिर कांग्रेस बनने के बाद में इनिशियल लीडर्स जिनको मॉडरेट्स कहते हैं, उनके अचीवमेंट्स, उनके वर्क्स क्या क्या थे, उनके फेलियर्स क्या क्या था। जब उनके बाद में आते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, तो मेजर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाल बाल पाल जिनको हम कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके टाइम पे जो मेजर मूवमेंट्स चली, स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जिनको मॉरल मिंटो रिफॉर्म्स करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यूपीएससी जनरली इस टॉपिक पे मेंस पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो यूपीएससी ने पूछा टू व्हाट एक्सटेंट डिड दी रोल ऑफ मॉडरेट्स, देखिए मॉडरेट्स प्रिपेयर द बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। सिंपली मॉडरेट्स के अचीवमेंट्स क्या थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, और बेसिक मॉडरेट्स के अचीवमेंट्स और फेलियर भी प्रिपेयर करके गए 5-6 पॉइंट। तो सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, राइट। तो प्री गांधी के बारे में नेक्स्ट मेजर थीम है और सबसे इंपॉर्टेंट थीम जो यूपीएससी पूछती है प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में, गांधी इन एरा, ऑल अबाउट गांधी। गांधी जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पूरी की पूरी हिस्ट्री में, राइट। तो इसमें देखेंगे कि गांधी जी आने के बाद में कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट्स इंडिया में हुए टिल द इंडिपेंडेंस, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से सबसे मेजर मूवमेंट के टाइम से, होम रूल लीग के टाइम से, होम रूल लीग मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट ऑलरेडी 1905 में हो चुकी थी, होम रूल लीग मूवमेंट हुई, उसके बाद में सबसे मेजर डेवलपमेंट आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के टाइम पे गांधी जी सत्याग्रह करते हैं और उस सत्याग्रह को हिमालयन ब्लेंडर का नाम देते हैं, राइट। रॉलेट एक्ट, उसके बाद में होता है जालियन वाला बाग मैसाकर, राइट। अब जालियन वाला बाग मैसाकर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलप आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने सबको बाइकआउट, ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करने के वगैरह सारी चीजें कही थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इंपैक्ट क्या रहा, ये मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या था इस मूवमेंट के टाइम पे, यूपीएससी ने यहाँ पे मेंस पे क्वेश्चन पूछा था 2021 मेंस एग्जामिनेशन में। नॉन कॉर्पोरेशन के बाद में हम देखते हैं कि एक फेज आता है स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस का। ऐसे लीडर जो काउंसिल्स में एंट्री चाहते थे और ऐसे लीडर जो काउंसिल में एंट्री नहीं चाहते, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे लेके जाना चाहते थे। फिर जब ये फेज जाता है तो हम देखते हैं कि एक वापस से एक इनिशिएट फेज होता है जो एक्टिव पॉलिटिक्स का। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन जब इंडिया में अराइव करता है उसके बाद में वापस से एक्टिव पॉलिटिक्स होना चालू होती है। तो साइमन कमीशन आता है, उसी के टाइम पे नेहरू रिपोर्ट आती है जो मोतीलाल नेहरू ड्राफ्ट करते हैं। नेहरू रिपोर्ट के बाद में इंडिया में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है। इसी के टाइम पे जब नेहरू रिपोर्ट आ जाती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है लाहौर सेशन ऑफ 1929। इसी लाहौर सेशन में सीडीएम को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की परमिशन दी जाती है और गांधी जी को लीडर बनने की परमिशन मिलती है। यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के 2 फेजेस हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म होने के बाद में एक जनरली इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक स्टैग्नेंट फेज आता है इस टाइम पे, पर गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने दूसरे काम से लग जाते हैं। अब इसमें मेजरली हम गांधी जी के हरिजन कैंपेन्स को पढ़ते हैं। इन्होंने अनटचेबिलिटी फिनिश करने के लिए या लोअर क्लास के लिए जो काम किए थे वो यहाँ पे पढ़ते हैं। और जो 2019 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो गांधी जी ने एस्टेब्लिश किया था, वो इसी टाइम पे फ्रेम किया था, राइट, 1934 में। फिर गांधी जी के हरिजन कैंपेन के बाद में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। इसी के बेसिस पे 1937 में इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शंस अनाउंस होते हैं।
अब इन प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि 29 मंथ रूल ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, जो यहाँ 1937 के इलेक्शन में जो कांग्रेस मेजोरिटीज बनती है, फिर उनकी मिनिस्ट्रीज 29 मंथ तक रूल करती है। फिर वर्ल्ड वॉर टू का अनाउंसमेंट होता है और कांग्रेस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। फिर ऐसे एक लास्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट चालू होता है, जो सबसे वायलेंट और एक्टिव फेज माना जाता है। जैसे वर्ल्ड वॉर टू का अनाउंसमेंट होता है, ब्रिटिशर्स इंडिया का सपोर्ट गेन करने के लिए डिफरेंट मिशंस या ऑफर्स इंडिया को भेजना चालू करते हैं। तो सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे हम ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। अगस्त ऑफर के फेलियर के बाद में क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे हम ऑफ 1942। अब क्रिप्स मिशन फेल कर जाता है, तो इसके बाद में गांधी जी लॉन्च करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होते ही अगले दिन ऑपरेशन जीरो आवर लॉन्च होता है और सारे के सारे मेजर लीडर्स को ब्रिटिशर्स अंदर जेल में डाल देते हैं। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म होने के बाद में सबसे मेजर डेवलपमेंट थी वॉवेल प्लान। इसी टाइम पे एक मेजर डेवलपमेंट चल रही होती इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स, आईएनए ट्रायल्स जिनको हम कहते हैं, राइट। आईएनए ट्रायल्स के ऊपर 2021 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा कि रेड फोर्ट पे जो 3 लोगों को फांसी दी जा रही थी, जो अलग अलग नेम्स थे, राइट, उनके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर आईएनए ट्रायल्स और वॉवेल प्लान के बाद सबसे मेजर डेवलपमेंट कैबिनेट मिशन प्लान। एंड लास्टली हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये मेजर जितनी थीम्स है पूरे गांधी एरा में, इनके डिफरेंट फीचर्स, इनके साथ में कौन कौन सी पर्सनैलिटी एसोसिएटेड थी, हर एक थीम का या हर एक जो ऑफर है या कोई मूवमेंट है, उसका इम्पैक्ट किस तरह इंडियन नेशनलिज्म के, वो सारी चीजें अगर फीचर्स पूछे जा रहे तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, अगर इनका इम्पैक्ट पूछा जाएगा वो मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इन सारी चीजों को हम इन डिटेल प्रिपेयर करेंगे, जितना यूपीएससी पूछ सकता है, जितना यूपीएससी ने पूछा है, तो सारा धीरे धीरे इनको कवर करेंगे। ठीक है, अब इस गांधी एरा के थीम के ऊपर यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एक्चुअली, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो प्रीलिम्स में 2019 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने स्वदेशी मूवमेंट में क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिशन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्वदेशी मूवमेंट हो तो इंडिजिनस क्राफ्ट्स को बढ़ावा देंगे। उसी के साथ में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश हुई। जब आप स्वदेशी मूवमेंट को इन डेप्थ स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट काउंसिल्स एंड एजुकेशन बोर्ड्स वगैरह सेटअप हो रहे थे उस टाइम पे, प्रैक्टिस वगैरह लग रही थी, वो सारी चीजें वहाँ पे बेसिक फीचर्स थे वो। तो हर एक मूवमेंट के फीचर्स क्या क्या डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट हुए थे, पर्सनैलिटीज एसोसिएट थी, वो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रहा है, राइट। वैसे ही 2022 प्रीलिम्स में क्रिप्स मिशन के ऊपर क्वेश्चन आया, 2 उसके बेसिक फीचर देके रखे थे और पूछा था कि सही है कि गलत है। वैसे ही 2021 प्रीलिम्स में उन्होंने पूछा कि 8 अगस्त 1942 क्या था, इस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास हुआ था। अगर वहाँ पे 9 अगस्त 1942 आ जाता क्या था, ऑपरेशन जीरो आवर। इसी दिन सारे क्विट इंडिया मूवमेंट के मेजर लीडर्स को ब्रिटिश ने कैद कर लिया था और उनको डिपोर्ट कर दिया था, राइट। तो बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है थीम्स के ऊपर, मतलब गांधी एरा में जितने मूवमेंट्स हुए बेसिक क्वेश्चन है, उनके बेसिक अगर आपको फीचर्स पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। इन सारी मेजर डेवलपमेंट्स में, सारे मेजर मूवमेंट्स में यूपीएससी क्या पूछ सकता है, कितनी डेप्थ तक जा सकता है, इसका सबसे बेस्ट एनालिसिस हमें पीवाईक्यू देते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उनको वहां पे स्टिक करके जितना बेस्ट पॉसिबल कंटेंट है और जितना जहां तक यूपीएससी पूछ सकता है, हम सारी चीजें हमारे क्लास नोट्स में कवर करेंगे ताकि आपको दूसरा कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, राइट। वैसे ही प्रीलिम्स के साथ साथ यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछा कि ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। जो उनका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था सत्याग्रह का, चरखा प्रमोशन का, बाइकआउट का और स्वदेशी प्रमोशन का, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी थी, राइट। अगर आपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ठीक से पढ़ के रखी है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो इजीली टैकलेबल क्वेश्चन है। यूपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछती है, ज्यादा घुमाती नहीं फिराती नहीं है। अगर आपने ठीक से प्रिपेयर किया है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इवन इन प्रीलिम्स, इवन इन मेंस एग्जामिनेशन, राइट। And the last important theme for the modern history is significant personalities of modern India. अब पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में और फ्रीडम स्ट्रगल के पहले वाले फेज में, ब्रिटिश फेज में बहुत सारी पर्सनैलिटीज आई थी, राइट। लेकिन हमारे लिए सारी इंपॉर्टेंट्स नहीं है। जैसे गवर्नर जनरल में बहुत सारे गवर्नर जनरल वाइस रॉयज आए थे, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते।
कुछ ही स्पेसिफिक जो उनके टाइम में मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी, उन्होंने मेजर वर्क्स किए थे जो हमें याद रखने थे। वैसे ही पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मेजर जो पर्सनैलिटीज है यूपीएससी वहां फोकस करता है। जैसे सबसे मेजर फर्स्ट पर्सनैलिटी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय। ऐसे जो मेजर पर्सनैलिटीज है। अब यूपीएससी मेजर फोकस क्या करता है मेंस एग्जामिनेशन में? यूपीएससी पूछता है कि गांधी जी और बोस के आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस क्या थे, गांधी जी और नेहरू जी के आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस क्या थे, बोस और नेहरू के आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस थे, गांधी जी और टैगोर के आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में या वुमेन डेवलपमेंट में क्या रोल था, राजा राम मोहन रॉय ने कैसे वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए और रिलीजियस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में कैसे उनका सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। तो ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमें लगती है वो हम सारी यहाँ पे कवर करेंगे। और यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछता है प्रीलिम्स प्लस मेंस एग्जामिनेशन में। यूपीएससी ने 2021 प्रीलिम्स में पूछा हु अमंग द फॉलोइंग was associated as a secretary with Hindu female school which later became to be known as Bethune Female School। हमने देखा कि फीमेल्स के लिए मोस्टली ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काम किया था। तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो हमने कवर की उसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, राइट। अब इससे देखे एनी बेसेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये भी है, तो इनके बारे में बेसिक प्रिपेयर करेंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से पढ़ेंगे, एंड सरोजिनी नायडू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल पर्सनैलिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट। वैसे 2018 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा कि हु राइट बायोग्राफीज ऑफ मजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्ण स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम वाज इलेक्टेड टू सेंट्रल असेंबली। अब अगर आप लोगों को पता है कि लाला लाजपत राय थोड़े टाइम के एक एक्टिव पॉलिटिक्स से, जब लाला लाजपत जनरली एक्सट्रीमिस्ट फेज से बिलोंग करते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, वहां से एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे थे। तो अब बेसिक उसी लॉजिक के बेसिस पे क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लेते। आपको ये भी नहीं पता था कि उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है। जब आप इन डिटेल पर्सनैलिटीज को पढ़ोगे, इनके बारे में बेसिक्स भी पढ़ के जाओगे, अगर दो चीजें पूछी एक भी चीज याद रह जाती तो इजीली अटेम्प्ट हो जाती इस तरीके के क्वेश्चन। तो यूपीएससी पर्सनैलिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है, कुछ इजी तो कुछ टफ, ठीक है, मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है। वैसे मेंस में भी यूपीएससी पूछ रहा है कि हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी जी इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। आइडियोलॉजीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी उनकी कैसी रही, ये 2016 में पूछा। और लेटेस्ट 2023 मेंस यूपीएससी पूछता है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच। वापस से देखो 2016 में भी अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन पूछा, 2023 में भी अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन पूछा। एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, गांधी जी का एजुकेशन के रिलेटेड क्या पर्सपेक्टिव था और टैगोर का एजुकेशन और नेशनलिज्म के प्रति क्या अप्रोच था, दोनों की आइडियोलॉजी कैसे डिफरेंट कर रही थी, कैसे कोलाइड कर रही थी, दोनों चीजें हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक हमने मेजर 10 थीम्स प्रिपेयर किए, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज तक। अगर जब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस करोगे, मैं एक चीज इंश्योर करूंगा कि आपके सारी मेजर थीम्स उतने डेप्थ में प्रिपेयर हो ताकि आपका प्रीलिम्स में भी कोई दिक्कत ना हो और ना मेंस में दिक्कत हो। मेंस में अगर मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर 50 नंबर्स आ रहे हैं, मैं इंश्योर करूंगा कि आपको इतना लिखवा दूं या इतना चीजें समझा दूं कि मेंस में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप इजीली वहां पे टैकल करके आए और एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में स्कोर करके आए। उसी तरीके से प्रीलिम्स में अगर 7 to 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहे हैं तो मैं इतना इंश्योर करूंगा कि आपको इतना डिसेंट नॉलेज देके जाऊं, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग देके जाऊं कि वहां पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप एटलीस्ट 5 to 6 मिनिमम क्वेश्चन इजीली वहां पे टैकल करके आए और प्लीज 10 to 12 नंबर आउट ऑफ 75 जो कट ऑफ जा रहा है उसमें से इजीली आप स्कोर कर पाए, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने देखा कि यूपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री का रिलेवेंस क्यों है, क्यों पीवाईक्यू के हमने एनालिसिस किया, राइट। पीवाईक्यू कैसे एक्ट एज अ लाइट हाउस हमने वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि सोर्सेस कौन कौन से कवर करने, हमने देखा कि ओल्ड एनसीईआरटी भी न्यू एनसीईआरटी भी है। मैंने बोला कि न्यू एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए क्यों, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी का कंटेंट ऑलरेडी जो रेफरेंस बुक्स है उसमें मेजरली कवर हो चुका है। तो फोकस किया जाए कि नई एनसीईआरटी पढ़े प्लस रेफरेंस बुक जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी कंटेंट ऑलरेडी
उन्होंने बेस माना था ना, जब रेफरेंस बुक प्रिपेयर किए जा रहे थे तब ओल्ड एनसीईआरटी बेस थी, तो मेजरली कंटेंट उसका उसमें आ चुका है। तो अभी फोकस करने का टाइम है कि न्यू एनसीईआरटी पे किया जाए। साथ ही में अगर आप कोचिंग ले रहे हैं नियर द यूपीएससी इंस्टीट्यूशन में, तो मैं इंश्योर करूंगा कि सिर्फ ओल्ड नई एनसीईआरटी आप पढ़िए, उसके साथ में क्लास नोट्स मोर देन इनफ होंगे आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। उसके बाद में हमने देखा कि सिलेबस कैसा है यूपीएससी का, एक वेग सिलेबस डिफाइन करके रखा है। उसी मेंस का वेग सिलेबस प्लस पीवाईक्यू के एनालिसिस बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई की। वो थीम सच में रेलिवेंट है क्या, उसके लिए हमने पीवाईक्यूज देखे, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के। तो इस तरीके से अपनी पूरा मॉडल हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, मेजर थीम्स क्या होती है, सोर्सेज क्या थे, वो सारी चीजें आज के सेशन में कवर की है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो और आपको मॉडल हिस्ट्री पढ़ना कैसा है वो समझ में आ गया हो।